गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने फेसियोला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया था। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि फेसियोला जो होता है वो कैसा एनिमल होता है। फेसियोला द्विलिंगी एनिमल होता है। दैट मीन्स दोनों सेक्स जो होते हैं वो एक ही के अंदर प्रेजेंट होता है। फेसियोला का हमने क्या देखा था, रिप्रोडक्शन देखा था। कैसा एनिमल है, मोनोशियस या फिर द्विलिंगी। मोनोशियस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी का मीन क्या होगा कि बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म। मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म और वन ऑर्गेनिज्म या वन इंडिविजुअल। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने डील कर लिया था। अब रिप्रोडक्शन के अंदर हमने दोनों सिस्टम देख लिए थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली थी हमने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली थी। उसके बाद में इसके अंदर आता है कि इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। तो फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसके बाद में वो कौन सा आएगा, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसके अंदर बात करें कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, कॉपुलेशन जो होता है, तो उसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक फेसियोला है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्पर्म भी फॉर्म हो रहा है और एग भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये अपने ही एग को फर्टिलाइज नहीं करवाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये स्पर्म जो होगा ये किसी और फेसियोला के अंदर एंट्री करता है। इसके एग अंदर भी क्या बन रहा है, स्पर्म और एग बन रहा है। तो ये स्पर्म जो होगा, ये स्पर्म क्या करेगा, इस एग को फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज करेगा और ये वाला जो एग होगा ये इस स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड होगा। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या कहलाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर ये स्पर्म जो है, ये स्पर्म अगर खुद के ही एग को अगर फर्टिलाइज कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसके अंदर वैसे तो कॉमनली होता नहीं है, लेकिन रेयर केसेस के अंदर सपोज कि अगर दूसरा इंडिविजुअल अगर प्रेजेंट नहीं है, ये वाला इंडिविजुअल अगर एब्सेंट है, तो उस केस में क्या होगा, इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। ठीक है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमने देखा था ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक कॉमन जेनाइटल पोर होता है। इस कॉमन जेनाइटल पोर के अंदर इधर से मेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब आ रही थी, इधर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब। तो जो स्पर्म जो बनेंगे वो इस जेनाइटल पोर के अंदर आएंगे, यहाँ से होते हुए फिर कहाँ जाएंगे, वो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर जाएंगे। ये स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म कहाँ से आ रहा है, ये जो मेल वाली जो बनी हुई है ट्यूब बनी हुई है, इस ट्यूब से होता हुआ क्या आ रहा है, ये स्पर्म आ रहा है। ये क्या है, ये ट्यूब, ये इसके अंदर खुली हुई, ये स्पर्म यहाँ से आ रहा है और ये क्या बनी हुई है, ये फीमेल वाली बनी हुई है ट्यूब। ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, यूट्रस है और यहाँ पर क्या है, ये स्पर्म जो होगा, ये स्पर्म यहाँ जेनाइटल पोर में यहाँ आएगा और यहाँ से होता हुआ फिर क्या करेगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आएगा और फिर यहाँ पर जो ओविडक्ट के अंदर जो एग जो बन रहा था उस एग को ये क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर। लेकिन जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसमें यहाँ इस तरह की ओवरी अपन को देखने को मिली थी, एक ब्रांच ओवरी देखने को मिली थी। उसी के पास एक इस तरह की स्ट्रक्चर निकली हुई थी, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था लॉरेल्स कैनाल। ठीक है, ये लॉरेल्स कैनाल क्या करती है, वेजाइना का काम करती है। तो एक जो फेसियोला होगा, इसका जो सीरस सेक जो होगा वो क्या करेगा, इस वेजाइना के साथ में जुड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म को रिलीज करेगा। क्या करेगा, स्पर्म को रिलीज करेगा। ये इस तरह से स्पर्म को यहाँ पर रिलीज करता है, सीधा कहाँ पर, लॉरेल्स कैनाल के अंदर रिलीज करता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू रिलीज करेगा, कॉपुलेशन के थ्रू। और इसी के अंदर क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर क्या बन रहा है, एग बन रहा है। फिर ये मूव करते हुए कहाँ पर जाएंगे, ये मूव करते हुए यहाँ पर आगे ओविडक्ट में आएंगे, ये एग आ गया, ये स्पर्म आ गया और ये स्पर्म क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज्ड
कर देगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि किसी और एनिमल का स्पर्म जो है, मतलब और दैट मीन्स अदर फेसियोला का स्पर्म उस दूसरे फेसियोला के एग को फर्टिलाइज करता है। तो ये हो गया कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो एग होते हैं, इन एग के चारों ओर क्या बन जाता है, कैप्सूल बन जाता है, कवरिंग बनती है, और वो इस तरह की यूट्रस वाली जो कैनाल होती है, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा नहीं बना रही हूँ, इस तरह की पूरी जो कैनाल होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये कैप्सुलेटेड एग जो होते हैं वो आकर के रह जाते हैं। अब यहाँ से ये कैप्सुलेटेड एग डायरेक्ट बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ स्टेज तक का जो डेवलपमेंट होगा वो इस यूट्रस के अंदर होगा। कहाँ पर होगा, यूट्रस के अंदर होगा। इसके बाद में ये कैप्सुलेटेड एग जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। तो यूट्रस के अंदर अब आगे कैसे डेवलपमेंट होता है उसको हम देखते हैं। उसके अंदर के हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमें 3 डायग्राम देखने को मिलते हैं कैप्सुलेटेड एग की। अगर हम फर्टिलाइजेशन के बाद का, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, यहाँ हम बात किसकी करेंगे, फर्टिलाइजेशन और कॉपुलेशन को डील कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट के अंदर अपन को 3 तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। एक मैं कैप्सुलेटेड एग का डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर, ये क्या हो गया, एग हो गया, ठीक है। एग दैट मीन्स हम इसको कंसिडर कर रहे हैं जाइगोट के रूप में, हम इसको क्या बोल रहे हैं, जाइगोट, ठीक है। और ये जो इसकी कवरिंग है ये कहलाती है एग शेल। अब ये एग शेल जो होता है वो कैसे बनता है, तो हमने देखा था कि जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है और जाइगोट जब यूट्रस के अंदर मूव करता है तो नीचे की तरफ एक ग्लैंड होती है, विटेलाइन ग्लैंड, ठीक है, जो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर की बनी हुई थी, ट्रांसवर्स और इस तरह की डक्ट बनी हुई थी, और यहाँ से फिर ये आगे यूट्रस के अंदर जा रही थी। तो ये जो विटेलाइन ग्लैंड जो थी ये क्या करती है, यॉक रिजर्वर का काम करती थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो जब एग जो होता है वो जब यहाँ पर आता है तो ये यॉक रिजर्वर क्या होता है, इसके साथ साथ में जुड़ जाता है। कुछ एग के सेल्स, यॉक के सेल्स जो होती है वो इसके साथ में जुड़ जाती है, जाइगोट के साथ में। जाइगोट के अंदर यॉक आ जाता है ताकि वो जब आगे डेवलपमेंट करेगा, आगे जब क्लीवेज करेगा तो उस टाइम पे क्या करेंगे, यॉक उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जाइगोट जो होता है, ये जाइगोट कुछ इस तरह का होता है। ये जाइगोट जो होता है वो कुछ इस तरह का जाइगोट दिखाई देता है। ये इसके अंदर का क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। इस जाइगोट के चारों ओर क्या हो जाएगी, इस जाइगोट के चारों ओर कुछ यॉक सेल्स जो होगी वो इकट्ठी रहेगी, ये इस तरह से। ये यॉक सेल इस तरह से पूरे में इसके अंदर क्या होती है, अटैच रहती है, ताकि ये जाइगोट का जब तक ये क्लीवेज करेगा तब तक ये क्या कर सकती है, इसको डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। तो अब ये जो एग शेल जो बना है, ये इस एग सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एग सेल का फॉर्मेशन के लिए इसके अंदर क्या होता है कि ये जो जाइगोट यॉक सेल होती है, यॉक सेल के अंदर और जाइगोट के अंदर यॉक सेल में पाया जाता है प्रोटीन, और इसके साथ साथ में क्या होता है, एक और सब्सटेंस पाया जाता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। ये क्या होता है, इस यॉक सेल के अंदर पाया जाता है, जाइगोट के अंदर पाया जाता है। ये फिनॉल क्या करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा ये, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, इसके साथ में और ऑक्सीजन जुड़ेगी। जब ये खुद का ऑक्सीडेशन करता है तो ये एक नया सब्सटेंस बनाता है, उस सब्सटेंस का नाम होता है फिनॉल। क्या नाम होता है उसका, फिनॉल। और ये फिनॉल जो होता है ये इस प्रोटीन के साथ में बाइंड होकर के, फिनॉल कभी भी डायरेक्ट प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होता, ये फिनॉल प्रोटीन के साथ बाइंड होकर के ये फिर एक सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं स्क्लेरोटॉन, स्क्लेरोटॉन, ठीक है। ये स्क्लेरोटॉन जो होता है ये बाद में हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद में ये क्या करता है, एग सेल को फॉर्म करता है। एग सेल दैट मीन्स, सॉरी सेल नहीं, शेल, ठीक है।
एग शेल को ये क्या करता है, फॉर्म करता है, और यही एग शेल जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है फेशियोला के अंदर कि फेशियोला के अंदर कैप्सूल जो होता है, जो ये कवरिंग जो पाई जा रही है ये वाली कवरिंग कैसे बनी हुई है। तो क्या होता है, यॉर्क सेल में प्रोटीन और फिनॉल दोनों सब्सटेंस पाए जाते हैं। फिनॉल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्विनॉन में। क्विनॉन के साथ में क्या जुड़ रहा है, प्रोटीन जुड़ रहा है। प्रोटीन जुड़ने के बाद में वो स्क्लेरोटॉन बना रहा है। स्क्लेरोटॉन हार्ड होकर के एग शेल बनाता है, और उसी एग शेल को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एग शेल दिखाई देता है इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। और ये कैप्सूल जो होता है, ये कैप्सूल तब तक प्रेजेंट रहेगा जब तक क्या होगा, ये जायगोट आगे डेवलपमेंट नहीं कर लेता, तब तक ये इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये तो हमने एक कॉमनली स्ट्रक्चर देख ली कि ये क्या है, जायगोट प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये किस तरह से डेवलप करता है। तो हमने कॉमनली देख लिया था कि जायगोट की स्ट्रक्चर जो होती है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पर हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये हमारा हो गया एग शेल। ठीक है, ये इस एग शेल के ऊपर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, सॉरी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये हो गया हमारा जायगोट, और इसके साथ साथ में क्या पाई जाती है, कुछ यॉर्क सेल जो होती है वो पाई जाती है, ये वाली। ये था एग शेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल भी बोलते हैं। ये हो गई यॉर्क सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ये हो गया जायगोट, और इसके ऊपर ये जो इस तरह के इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के जो स्ट्रक्चर जो बनी है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओपरकुलम। ओपरकुलम, ये ओपरकुलम क्या करता है, एक तरह से ढक्कन का काम करता है। क्या करेगा, ढक्कन से। जब ये जायगोट पूरा डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में जब ये लार्वा में कन्वर्ट होने लगेगा, तो इसी ओपरकुलम को यहाँ से हटा करके ये क्या करेगा, जायगोट बाहर निकलेगा। लेकिन ये अगली स्टेज में होता है। उसके बाद में क्या होता है, जायगोट के अंदर सबसे पहला क्या होगा, क्लीवेज होगा। जायगोट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लीवेज। तो इसके अंदर जो क्लीवेज होता है वो होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये जायगोट पहली बार क्लीव हुआ और इसने दो अनइक्वल सेल्स बना दिए। अनइक्वल, एक सेल जो है ये कैसी है, बड़ी है, दूसरी सेल जो है ये छोटी सेल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, क्लीवेज हो गया। इस टाइम पे क्या कर रही है, यॉर्क सेल जो है वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। इस तरह से यॉर्क सेल इसके अंदर पाई जा रही है। यहाँ पर जो क्लीवेज जो हुआ है, ये क्लीवेज कैसा हुआ है, ये बड़ी वाली जो सेल बन गई है उसको हम कहते हैं सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल। और जो छोटी वाली जो सेल बनी है वो बनी है प्रोपोगेटरी सेल। कौन सी सेल बनी है, प्रोपोगेटरी सेल। इसके अंदर क्लीवेज कौन सा हो रहा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। लेकिन सेल जो बन रही है वो अनइक्वल सेल फॉर्म हो रही है। कैसे सेल बन रही है, अनइक्वल सेल फॉर्म हो रही है। और कितनी सेल बना रही है, एक बार में जब क्लीवेज करेगा तो ये दो सेल बनाएगा। बड़ी वाली सोमेटिक सेल कहलाएगी, छोटी वाली प्रोपोगेटरी सेल कहलाएगी। ठीक है, इस टाइम पे क्या करेगी, ये जो यॉर्क सेल होगी, यॉर्क सेल क्या करेगी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ YC, ये हो गया OC ओपरकुलम, ये हो गया ES एग सेल। ठीक है, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन आई है, मैंने शॉर्ट में लिखा, इसके ये सारे डिटेल में नाम इधर लिखे हुए हैं। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज हुआ, अनइक्वल सेल बनी। अब ये जो सोमेटिक सेल होगी, ये सोमेटिक सेल तो अनडिवाइडेड रहेगी। ये आगे जब और डेवलपमेंट करेगा तो इस टाइम पे क्या रहेगा कि ये जो डेवलपमेंट जायगोट डेवलपमेंट जो कर रहा है, तो यहाँ पर ये सोमेटिक सेल जो होगी, सोमेटिक सेल तो अनइक्वल अनडिवाइडेड रहेगी।
यहाँ पर सोमेटिक सेल तो एज इट इज इसी तरह से रहेगी, लेकिन ये जो प्रोपोगेटरी सेल होगी, ये प्रोपोगेटरी सेल फिर से 2 सेल बनाएगी। ये 1 सेल बनाती, ये 2 सेल बनाती, ठीक है। और इसके साइड साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा, यॉक प्रेजेंट रहेगा इस तरह से। इस टाइम पे कुछ यॉक सेल जो होती है वो इस तरह से साइड साइड में भी आ जाती है, इस तरह से वो एग मेम्ब्रेन के अंदर या इनर वाली मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह से बिखरने लग जाती है, जो जाइगोट से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है, जाइगोट जब क्लीवेज कर रहा है, वो 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल बना रहा है, तो उस टाइम पे क्या इसको स्पेस की ज़रूरत होती है। तो ये जो यॉक सेल होती है कुछ इसके पास रहती है, कुछ बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, इसके अंदर वितरित हो जाती है। तो ये जो सोमेटिक सेल तो ये एज इट इज़ रही, लेकिन जो प्रोपोगेटरी सेल थी, वो प्रोपोगेटरी सेल क्या कर रही है, ये फिर से 2 सेल बना रही है। 1 सेल बना रही है सोमेटिक सेल, ये फिर से क्या करेगी, एक सोमेटिक सेल बनाएगी। दूसरी ये बनाती है जर्म सेल। मिक्स मत कर देना इधर के और इधर के, ये थोड़ा साइड में रखना। सोमेटिक सेल जो होती है ये तो क्या करती है, बॉडी पार्ट्स बनाती है। क्या करेगी, बॉडी पार्ट्स बनाएगी। जो जर्म सेल होती है वो क्या करती है, जर्म लेयर बनाती है। जर्म लेयर मतलब या फिर गॉनेट्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। एग और स्पर्म वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये क्या करती है, बनाती हैं। तो 2 तरह प्रोपोगेटरी सेल फिर से 2 में डिवाइड हो गई, सोमेटिक और जर्म लेयर के अंदर। सोमेटिक ने क्या बना दिया, बॉडी पार्ट्स बनाएगी, और जो जर्म लेयर होगी वो जर्म सेल जो होगी वो जर्म लेयर बनाएगी। जो पहले वाली जो ये सोमेटिक सेल जो होती है, ये वाली सोमेटिक सेल ये क्या करती है, ये सब एपिडर्मिस बनाती है। सब एपिडर्मिस बनाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपचर्म, ठीक है। ये उपचर्म बनाती है। क्यों? क्योंकि फेसियोला के अंदर एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म जो होते हैं वो एब्सेंट होता है। फेसियोला के अंदर क्या होता है, एंडोडर्म, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये तीनों ही इसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, इसलिए सब एपिडर्मिस बनती है। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद में ये मैं यहाँ से लाइन खींच रही हूँ, ये इधर वाले जो है वो उस वाले डायग्राम के पार्ट है, ठीक है। ये इस वाले के पार्ट है, आप नोट डाउन करो तो ध्यान से करना। तो ये इस तरह से डेवलपमेंट होता है। इस स्टेज तक आने के बाद उसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो का कंप्लीटेशन हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, ये यॉक सेल जो होगी, ये यॉक सेल तो पूरी इस तरह से फैल जाएगी, ये साइड साइड में ये इस तरह से। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और एम्ब्रियो जो होता है वो कंप्लीटली बन जाता है। यहाँ पर एम्ब्रियो जो होता है वो डिवाइड हो गया, आगे फर्दर सेल्स में ये डिवाइड होता जा रहा है और ये क्या कर रहा है, ऑर्गन बना रहा है, ठीक है। इस तरह से ये डेवलप होता जा रहा है और ये क्या बन गया, ये बन गया एम्ब्रियो। जब इसके अंदर कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाता है तो इस स्टेज तक का जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो तक का जो डेवलपमेंट होगा वो फेसियोला की बॉडी के अंदर होगा। कहाँ पर होगा, इनसाइड दी फेसियोला बॉडी। यहाँ तक का डेवलपमेंट फेसियोला की बॉडी के अंदर होता है। इस स्टेज के बाद में क्या होगा, ये जो स्टेज है इसके बाद में क्या होगा कि जो फेसियोला के अंदर ये जो बन गया एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो फिर कहाँ पर जाएगा, ये एम्ब्रियो जाएगा बाइल डक्ट से होता हुआ इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर ये जाएगा और इंटेस्टाइन से फिर क्या होगा कि जब वो भी ऑर्गेनिज्म जब भी अपना वेस्ट मटेरियल उसको रिलीज करेगा तो उसके साथ साथ में ये क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आपने देख लिया ये यहाँ तक की स्टेज, एम्ब्रियो क्या हो रहा है, डेवलप हो गया है। एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद में क्या हो गया,
उसके बाद में ये कहाँ जा रहा है, बाइल डक्ट में। क्यों? क्योंकि है ना इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ पर होता है, वो फेसियोला के, सॉरी, ये डेवलपमेंट तो फेसियोला के बॉडी के अंदर हो रहा था, लेकिन फेसियोला क्या है, एक पैरासाइट है, तो वो कहाँ पर रह रहा था, पैरासाइट रह रहा था शिप की बॉडी के अंदर। शिप की बॉडी में भी कहाँ पर, लीवर के अंदर ही रह रहा था, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, ये लीवर फ्लूक है। क्या बोलते हैं, ये लीवर फ्लूक होता है। तो ये कहाँ पर रहता है, जो शिप होता है, भेड़ होता है, भेड़ के लीवर के अंदर रहता है। लीवर से होते हुए फिर ये क्या करता है, लीवर के द्वारा बाइल डक्ट निकलती है, जिसके द्वारा बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, तो वहाँ से ये फिर कहाँ पर जाएगा, ये उसके लीवर में। इस स्टेज के बाद में ये कहाँ पर जा रहा है, लीवर के अंदर इस स्टेज तक रहता है, मतलब फेसियोला इसके अंदर रहता है। ये फेसियोला हो गया अपना, ठीक है, ये इस तरह का फेसियोला हो गया, ये इसका डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद में ये क्या होंगे, ये फेसियोला की बॉडी से तो बाहर हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होकर के कहाँ पर आए, पहले लीवर, लीवर से फिर कहाँ पर आएंगे, बाइल डक्ट के अंदर आएंगे, किसके द्वारा, बाइल जूस के थ्रू। बाइल डक्ट से फिर ये कहाँ पर, ब्लड में मिक्स होते हैं। ये मैं होस्ट की बॉडी की बात कर रही हूँ, ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, होस्ट बॉडी में हो रही है। तो होस्ट की बॉडी के अंदर ही आए ब्लड, ब्लड से फिर ये कहाँ पर आए, सर्कुलेट होते हुए इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन से फिर ये क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, फिकस जो होगा, उसके साथ साथ में क्या होंगे, बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएंगे। रिमूव फ्रॉम होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी से भी ये रिमूव होकर फेसियोला की बॉडी से भी क्या होगा, रिमूव हो गए। ठीक है, इस स्टेज तक क्या हो गया, ये बाहर आ गए। उसके बाद में ये बाहर आकर के फिर ये कहाँ पर जाएंगे, जैसे ये शिप जो होता है वो अपना वेस्ट मटेरियल या तो कहीं ग्रास के ऊपर या पॉन्ड के ऊपर या कहीं पर भी है ना ये करेगा। उसके बाद में जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इस एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशन मिली, ठीक है, ये डेवलपमेंट होने के बाद की बात कर रही हूँ मैं, ये मतलब यहाँ तक आने के बाद में इसको क्या मिली, फेवरेबल कंडीशन मिली। फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद में ये क्या हो गया, इसका जो ओपरकुलम वाला जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये ओपरकुलम वाला पार्ट क्या हो जाता है, ये इस तरह से होता है। ये ओपरकुलम वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये यहाँ से क्या हो गया, खुल गया ओपरकुलम वाला पार्ट यहाँ से, और फिर जो एम्ब्रियो जो बना हुआ था वो एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। जो एम्ब्रियो यहाँ पर ये बना हुआ था अंदर की तरफ, ओपरकुलम जैसे खुला, ये एम्ब्रियो आगे इसने डेवलपमेंट तो कर लिया था, लार्वा इसके अंदर बन गया था, और वो लार्वा जो होगा वो लार्वा इस तरह से, ठीक है, लार्वा इस तरह से क्या हो गया, कैप्सूल को हटा करके बॉडी से बाहर आ गया। फिर ये बाहर आने के बाद में ये वाटर के अंदर फ्रीली मूव करता है। ये क्या करता है, वाटर के अंदर फ्रीली मूव करेगा। फ्री स्विम करता है, फ्री मूव करता है। कौन सा, ये जो लार्वा, ये क्या है, लार्वा, ठीक है। अब ये कौन सा लार्वा है वो हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि फेसियोला के अंदर टोटल जो लार्वा जो बनते हैं वो 5 लार्वा बनते हैं। लार्वा कितने बनेंगे, 5 लार्वा बनेंगे। तो ये 5 लार्वा बनेंगे। अब ये 5 लार्वा कैसे बनते हैं इनके बारे में हम कल देखेंगे। थैंक यू।